नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परस्पर विश्वास और सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मन की बात कार्यक्रम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव एजेंसियों का काम को सराहा। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता को पीएम मोदी ने श्रोताओं के साथ किया साझा। आगामी त्योहारी सीजन में स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर। मिजोरम में सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा टला। रक्षा मंत्रालय की सूचना पर बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। एक गिरफ्तार तो वहीं मणिपुर में 4 उग्रवादी धरे गए। और फिट इंडिया अभियान के तहत देश भर में संडे ऑन साइकिल का आयोजन। 10,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल के जरिए सड़कों पर निकले देशवासी। और अब समाचार विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ये महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक चीन के तियानजिंग में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। पीएम ने पिछले वर्ष कजान में चीनी राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा मिली है और सीमा पर शांति स्थिरता बनी हुई है। पीएम ने विशेष दूत स्तर की वार्ता से दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। पीएम ने कहा कि इस द्विपक्षीय सहयोग से पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पीएम ने परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। वहीं पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन को 2 प्राचीन सभ्यताएं कहा। चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण की साझा जिम्मेदारी का जिक्र किया।
राष्ट्रपति शी ने दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी वाले सौहार्दपूर्ण संबंध को अहम बताया। चीनी राष्ट्रपति ने एक दूसरे की प्रगति में सहयोग के लिए साथ आने पर भी जोर दिया। The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. पीएम ने तियानजिन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता काई की से मुलाकात की। बैठक में भारत चीन रिश्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। काई की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने इतिहास पर बात करते हुए हैदराबाद की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के साथ ही निजामों के अत्याचारों से लोगों को रूबरू कराया। पीएम ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश के इतिहास और संस्कृति पर बात की। पीएम ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराने में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निजाम और रजाकारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तिरंगा फहराने या वंदे मातरम कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। आखिरकार सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को ऑपरेशन पोलो शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निजाम की तानाशाही से आजाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति अलग ही छाप छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी सरजमीन पर भारत के कल्चर की गाथा को श्रोताओं के साथ साझा किया। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां आपको भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। और ये प्रभाव केवल दुनिया के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे छोटे छोटे शहरों में भी देखा जा सकता है। इटली के एक छोटे से शहर कैंप रोतोंडो में ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बात प्रभु श्री राम की हो या रामायण की, दुनिया भर में प्रभु श्री राम और रामायण का लोग अनुसरण कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इसके कई उदाहरण पेश किए। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियोज खूब शेयर किए गए। साथियों, रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। रूस में एक मशहूर स्थान है व्लादिवोस्तोक। इस महीने व्लादिवोस्तोक में एक अनूठी प्रदर्शनी लगी। इसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग अलग थीम पर बनाई गई पेंटिंग्स को भी शोकेस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि गर्व से कहो यह स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद परीक्षा देते हैं और इस परीक्षा में एक तरफ अभ्यर्थी पास होकर सर्विसेज में जगह पाते हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ नौजवान मामूली अंतर से रह जाते हैं। सरकार ने इन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर पाने के लिए मंच तैयार किया है। पीएम ने मन की बात में ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए बनाए गए प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में मामूली अंतर से असफल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ टॉपर्स छा जाते हैं, वहीं हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं लेकिन मामूली अंतर से अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते हैं। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार छात्रों की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती हैं। इस पोर्टल की मदद से सैकड़ों उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी मिली है। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट के बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया गया था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और लोगों की प्रगति का उल्लेख करते हैं। प्रधानमंत्री नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए उनके लिए पैदा हुए नए अवसरों की भी जानकारी साझा करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े और नई ऊर्जा पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आयोजित खेल प्रतियोगिताओं का प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में 2 बहुत खास उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आयोजित एक खास मैच का मन की बात में जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में आयोजित हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात की। उन्होंने विजेता राज्यों और खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही हॉस्पिटैलिटी के लिए जम्मू कश्मीर की जनता की प्रशंसा की।
दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते, उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जम्मू कश्मीर में आयोजित प्रतियोगिताओं से न सिर्फ खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि दशकों तक अलग थलग पड़ा जम्मू कश्मीर खेलों के जरिए पूरे देश के साथ जुड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में हम फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादू दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। असम राइफल्स के जवानों ने मिजोरम के चम्फई के सहकुमफई में बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को एक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटकों तथा अन्य सामग्री बरामद की गई। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा टल गया। आरोपी और बरामद सामग्री को जांच के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। असम राइफल्स, भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार उग्रवादियों को मणिपुर के तेंग नौपाल जिले के मोरे कस्बे में सीमा पर पिलर नंबर 86 के पास से गिरफ्तार किया गया। भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ के प्रयासों को विफल करते हुए 4 उग्रवादियों को पकड़ लिया गया। सुरक्षा बलों ने आगे की कार्रवाई के लिए उग्रवादियों को काकचिंग पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली NCR में रोजाना हो रही हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहावना है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 3 सितंबर तक हर दिन बारिश होने का पूर्व अनुमान जताया है, तो वहीं हरियाणा और पंजाब में 2 सितंबर तक लगातार बारिश होने की संभावना है। हरियाणा पंजाब में नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। IMD ने आज जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश की आशंका के बीच सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि हिमाचल के ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो नागालैंड, असम, मेघालय में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है और इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और यानम के कुछ स्थानों पर 2 और 3 सितंबर को भारी बारिश होने का अनुमान है।
उत्तराखंड में भारी बारिश लगातार जारी है और इसके चलते आ रही प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि चमोली में रात से ही हो रही भारी बारिश कुछ समय से थमी हुई है, लेकिन कई जगह रुक रुक कर हल्की बारिश, घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं। तो वहीं चमोली के नंदानगर घाट बाजार में लगातार भारी बारिश से भू धसाव बढ़ने पर प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। चमोली के कुंतरी लग्गा फाली क्षेत्र में दरारें आने से एक घर, 3 गौशालाएं ढह गईं, तो वहीं 16 मकान खतरे में हैं। प्रभावितों को 2 राहत शिविरों में ठहराया गया है। भारत, तिब्बत और चीन सीमा को जोड़ने वाला ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग के बह जाने से यातायात अवरुद्ध हो गया है और इसके साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, भरनेर, पानी, पागल नाला, नंदप्रयाग व कमेड़ा समेत 5 स्थानों पर भी यातायात आवाजाही बाधित हुई है और इसके साथ ही इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 58 से अधिक लिंक मार्ग भी अवरुद्ध हैं। राज्य सरकार की ओर से बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है और इस बीच भारतीय सेना ने तवी नदी पर चौथा पुल अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण कर दिया है। भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान की वजह से पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ था और ऐसे में भारतीय सेना के इंजीनियरों ने मोर्चा संभालते हुए मात्र 3 दिन में 110 फुट लंबा बैली ब्रिज तैयार कर दिया है। सेना की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। जम्मू शहर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की समस्या भी बनी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 24 अगस्त से शुरू हुई 60 साल से अधिक उम्र के साइक्लिस्टों की पैडल ऑन प्राइड साइकिल यात्रा आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समाप्त हुई। ये यात्रा प्रयागराज से शुरू हुई और झांसी के रास्ते दिल्ली पहुंची। पैडल ऑन प्राइड के सदस्यों से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पैडलिंग ऑन प्राइड की टीम पहुंची है दिल्ली। राष्ट्रीय खेल दिवस के मद्देनजर शुरू हुई है यात्रा आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंची है। बात करेंगे टीम मेंबर से। पैडलिंग ऑन प्राइड के बारे में बताइए, क्या है ये मुहिम, क्या है और इसके बारे में आप बताएं कि कहां से शुरू हुई, रूट क्या था और कैसा अनुभव रहा। हमने ये जो साइकिलिंग एक्सपीडिशन है ऐसे डिज़ाइन किया था कि मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, उनका पैतृक स्थान है झांसी और उनके नाम पे स्टेडियम है नेशनल स्टेडियम दिल्ली। तो हमें ये तीनों चीज़ों को टच करते हुए आना था, तो हमने 24 तारीख को प्रयागराज से शुरू किया। ध्यानचंद जी के सम्मान में हमने ये यात्रा प्लान की थी। जी बिल्कुल, ध्यानचंद जी के सम्मान में यह यात्रा शुरू की और दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आके ये यात्रा समाप्त हुई। सारे मेंबर 60 प्लस के हैं, तो इस जो है इस उम्र में ये जोश और ये अनुभव, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, हम पहले से ही साइकिलिंग करते हैं वैसे तो, पर ये कॉज ऐसी थी कि जिसमें और जोश बढ़ गया। 60 प्लस तो एक नंबर है, बाकी हम फिट है एकदम और इंडिया हिट हो गया। फिट इंडिया की जो एक मुहिम शुरू की है पीएम मोदी ने, साइकिलिंग भी उसका एक पार्ट है। कोशिश यही है कि फिटनेस को जन जन तक पहुंचाया जाए, एक मैसेज दिया जाए। आप क्या कहेंगे, साइकिलिंग कितनी अहम भूमिका निभाती है फिटनेस को लेके? साइकिलिंग फिटनेस मंत्र में सबसे मैं कहूँगा सबसे अहम भूमिका निभाती है। साइकिलिंग का जो कैनवास है वो बहुत लंबा है। देखिए हम 900 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके आए हैं। पूरा दिन हम साइकिल चलाते हैं। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो फुल डे आपको एंगेज रखता है और एक बहुत लंबा इसका फील्ड है। हम देखते हैं कि 60 प्लस के बाद लोग रिटायर मान लेते हैं खुद को और कहीं ना कहीं तमाम बीमारियों से का भी जो है सामना करते हैं। ऐसे में एक साइकिलिस्ट के तौर पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो लोग बढ़ती उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं? 80% रोल जो है डाइट का है, आप क्या खाते हैं और कितनी कैलोरीज खाते हैं। 20% फिजिकल एक्टिविटीज़ का है। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, स्लीप मैनेज करनी पड़ेगी और अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, तब आप फिट रह सकते हो। तो ये थी पैडलिंग ऑन प्राइड की टीम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पीएम मोदी की जो फिट इंडिया की मुहिम है वो संडे जोन साइकिलिंग के रूप में आगे बढ़ी है और यही वजह है कि बढ़ती उम्र के लोग भी आज साइकिलिंग को अपना रहे हैं और अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में 40वें दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया गया। निशानेबाजों ने प्रतियोगिता में जमकर पदक जीते और इस दौरान कई ऐसे युवा चेहरे भी सामने आए जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को आकर्षित किया। देश में शूटिंग का खेल आज एक नए आयाम तय कर रहा है। पेरिस ओलंपिक की सफलता के बाद से देश भर में शूटिंग के खेल को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और साथ ही खिलाड़ी बढ़ चढ़कर एक से एक प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में शूटिंग लीग का आयोजन किया जाएगा, जिससे उन खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा जो अपने मौके की तलाश में हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।